नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जुर्म की कहानियां पर, जहां हम हर रोज आपके लिए एक दिलचस्प अपराध कहानी लाते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणादायक और सतर्क करने वाली होती है। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 आस्था और श्रद्धा की लहरों में डूबा शहर। संगम तट पर लाखों लोग पुण्य स्नान कर रहे हैं और चारों तरफ श्रद्धालु मंत्रोच्चार कर रहे हैं। हर श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पे डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन ऐसे ही धार्मिक माहौल के बीच में एक ऐसा अपराध होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को संगम में स्नान कराने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वहां पर संगम में स्नान के जगह पे वह एक ऐसा कुकृत्य करता है दोस्तों, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों चलिए कहानी में हम आपको बताते हैं कि वह कौन ऐसा दरिंदा था जो वैसे पावन संगम पर भी स्नान करने के उपरांत एक ऐसा कृत्य करता है जो कि पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। दिल्ली में एक अशोक वाल्मीकि नाम का व्यक्ति रहता है। वह नगर निगम में सफाई कर्मचारी का काम करता था। उसकी उम्र की बात करें दोस्तों तो उसका 45 साल का उम्र है। साधारण दिखने वाला आदमी है, लेकिन उसकी सोच इतनी खौफनाक होगी किसी ने कल्पना नहीं की थी दोस्तों। उसकी पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है मीनाक्षी। उसकी उम्र रहती है 42 साल। दोनों के उम्र में लगभग 3 साल का अंतराल रहता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ में क्या कार्रवाई करने वाला था वह मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्या होता है कि उसकी पत्नी जो मीनाक्षी रहती है वह उसके ऊपर कुछ दिनों से नज़र रख रही थी। इसका कारण यह था दोस्तों कि अशोक नाम का जो कर्मचारी था नगर पालिका का, उसका किसी महिला के साथ में अफेयर चल रहा था। और इस तरह के रिश्ते छिपे नहीं रहते हैं, तो अशोक का रिश्ता भी उसकी पत्नी मीनाक्षी से छिपी हुई नहीं रहती है और मीनाक्षी को इसकी खबर लग जाती है कि अशोक अभी सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मीनाक्षी विरोध करती है और उसको समझाती है कि आप एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हो, आपको इस तरह की काम शोभा नहीं देती है। पहले तो मीनाक्षी उसको प्रेम से ही अच्छे ढंग से समझाती है, लेकिन उसके बाद भी जब अशोक उसकी बात को नहीं सुनता है तो मीनाक्षी झगड़ा करने को उतारू हो जाती है और उसके साथ में झगड़ा करती है और कहती है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो अशोक झल्ला जाता है और गुस्से में चिल्लाता है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों रोज रोज के झगड़ों से अशोक तंग हो जाता है, जबकि यहाँ पर अशोक को चाहिए था कि उसकी पत्नी जो समझा रही थी उसकी बात को समझना चाहिए था और वह जो गलत कुकृत्य कर रहा था, गलत अफेयर कर रहा था, वह उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर उसे न छोड़ करके वह क्या कृत्य करता है वह मैं आपको बताने वाला था दोस्तों। वह सोचता है कि इस रोज रोज के झगड़ों से और उसकी जो अनैतिक संबंध जो वह बना रहा है, अफेयर जो कर रहा है, उसका एक ही समाधान है कि वह अपनी पत्नी मीनाक्षी को रास्ते से हटा दे। लेकिन यह कैसे संभव होता? यदि वह उसमें घर में हत्या करने का प्लानिंग पहले बनाता है तो वह सोचता है कि यदि मैं घर में हत्या करता हूँ तो हमें पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। तो इसके लिए वह एक आइडिया एक ऐसा बनाता है, उसने तो अपनी तरफ से एक फुल प्रूफ आइडिया बनाया था दोस्त। इसके लिए उसने महाकुंभ प्रयागराज में हो रहे भीड़ का फायदा उठाना चाहा। न्यूज चैनल हर जगह समाचार प्रसारित होता है कि प्रयागराज में इतनी भीड़ है, लोगों का महासैलाब उस महाकुंभ स्नान करने के लिए संगम नगरी में लोग पहुंच रहे हैं। लोग कितने कष्ट करके ट्रेनों में, बसों में, प्राइवेट वाहन से सफर करके उस महाकुंभ में जाते हैं। वाल्मीकि फैसला लेता है कि वह अपनी पत्नी को प्रयागराज महाकुंभ में ले जाएगा और वहाँ भीड़ होती ही है और लोग खो जाते हैं। वैसे ही वह मीनाक्षी को खत्म करके उसको गायब कर देगा और इस तरह से किसी को शक भी नहीं होगा और वह उसे नहीं मिलेगी और लोग सोचेंगे कि उसकी पत्नी वहाँ गुम हो गई है। ऐसा उसने यहाँ पर सोचा था। इसी के तहत वह 17 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार महाकुंभ नहाने के लिए ले चलूँगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी कहते रहती है कि आप हमें महाकुंभ ले चलिए, क्योंकि आजकल दोस्तों हर श्रद्धालु चाहता है कि वह महाकुंभ में स्नान करे, क्योंकि यह
महासंयोग 144 वर्षों के बाद आया होता है। तो जब उसकी पत्नी सुनती है कि वह उसे महाकुंभ में ले चलने के लिए कह रहा है तो वह बहुत खुश होती है। उसका पति अशोक कहता है कि हम तुम्हें इस बार महाकुंभ ले चलेंगे और संगम में डुबकी लगाकर सारे पाप धो लेंगे। दोस्तों, उसके पति के मन में क्या चल रहा था इससे पत्नी बिल्कुल अनभिज्ञ थी। जब मीनाक्षी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अशोक पहले कभी इतना धार्मिक नहीं था, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचती है और पति के बात पर विश्वास कर लेती है। दोनों प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं और ट्रेन में भी इस बात का अंदाजा मीनाक्षी को बिल्कुल नहीं था कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। दोस्तों, 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे अशोक और मीनाक्षी संगम तट पर पहुंचते हैं। वहां पर का नजारा बिल्कुल भक्तिमय था। चारों तरफ भक्तजन संगम में स्नान कर रहे थे। अशोक अपने मोबाइल में 22 सेकंड का एक वीडियो बनाता है स्नान करने से पहले, जिसमें वह पत्नी के साथ खड़ा था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है ताकि सबको लगे कि वे साथ साथ हैं। और वहां पर उसके जो वीडियो थे उसमें यह जाहिर नहीं होता है कि उसके मन कितना खतरनाक प्लानिंग चल रहा है। और वहीं वो प्लानिंग करता है कि उस वीडियो के बाद लोग यही सोचेंगे कि इस भीड़ में उसकी पत्नी कहीं गुम हो गई होगी, क्योंकि उस भीड़ में वह यह भी दिखाना चाह रहा है, जो कि फोटो में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्नान के बाद दोनों झूसी की ओर चल पड़ते हैं। उसके बाद अशोक अब ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ पर वह बिना पहचान बताए भी ठहर सके और उसकी तलाश पूरी हो जाती है। रात के करीब 9 बजे अशोक और मीनाक्षी झूसी जगह के एक छोटे से लॉज में पहुंचते हैं। अशोक वहां मौजूद दुकानदार से कहता है, हम दिल्ली से आए हैं और बहुत थके हुए हैं, कुछ घंटे के लिए हमें एक कमरा चाहिए था और हमारे पास कोई आईडी भी नहीं है। तो वहां पर उसने 500 रुपये दे करके तय करता है और बिना आईडी के ही लॉज में रह लेता है। चूंकि लॉज का मालिक वहां नहीं रहता था, सिर्फ वहाँ का जो दुकानदार था सुरेंद्र, वही उसका देखभाल करता था। रात के 11 बजे मीनाक्षी बाथरूम में जाती है तो अशोक अपने प्लान के मुताबिक अपने बैग में एक चाकू भी लाया था। वह अपने चाकू को वहाँ से निकालता है तो वहाँ पर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन आता है और वह सोचता है कि आज उसके रास्तों का कांटा निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम से बाहर निकलती है, अशोक पीछे खड़ा रहता है और उस पर झपट्टा मार देता है और बिना एक शब्द कहे सीधा चाकू उसकी गर्दन पे चला देता है। तो मीनाक्षी का खून बाथरूम के दीवारों पे बिखर गया होता है वहां पे दोस्तों, और गला कटने से तुरंत उसकी सांसें वहीं पे थम जाती है। उसके बाद अशोक जल्दी जल्दी अपना वहां से बैग उठाता है और खून से सने कपड़े को बदलता है और फिर बिना आवाज किए धीरे से लॉज से निकल जाता है। और वह सोचता है कि अब सब यही समझेंगे कि मीनाक्षी कहीं भीड़ भाड़ में गुम हो गई होगी और उसने कोई यहाँ पे आईडी वगैरह तो दी ही नहीं है। और वह ऐसा जगह भी तलाश किया था दोस्तों जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था। तो वह सोचता है कि पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाएगी और उसका ये जो क्राइम है वह छिपा रह जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये सब क्राइम आप कितना भी छिपा के कर लीजिए, छिपना नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आज या कल आपको पकड़ में आना ही है। उसके बाद वह दिल्ली लौट जाता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है अश्विनी। उसकी उम्र रहती है 22 साल। उसको फोन करता है, रोते हुए कहता है, बेटा तुम्हारी माँ महाकुंभ में कहीं गुम हो गई है, बहुत भीड़ थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे नहीं मिली। उसके बाद 19 फरवरी की सुबह लॉज का दुकानदार जब सफाई करने के लिए लॉज में जाता है तो देखता है कि वहाँ जो रहने के लिए बंदा रुका था वहाँ नहीं है और बाथरूम में एक लाश पड़ी हुई है, पूरा बाथरूम तर-बेतर है। उसके बाद वह तुरंत उसकी सूचना पुलिस को देता है। थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं और बाथरूम में महिला की लाश को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सामान नहीं मिलता है। महिला के साथ में आया हुआ व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद नहीं था दोस्तों। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि यह कोई सोची समझी हत्या है, लेकिन लाश की पहचान कैसे हो, यह एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका था। इसके लिए पुलिस क्या कर उस लाश को मोर्चरी भिजवा देती है, पोस्टमार्टम रूम में भिजवा देती है। उसके बाद जब अश्विनी सुनता है कि उसकी माँ गायब हो गई है तो उसके बाद वह 20 तारीख को
20 फरवरी को मां को ढूंढने के लिए अपने मामा और अपने एक छोटे से भाई के साथ में प्रयागराज आता है और हर जगह, हर पुलिस स्टेशन, हर पुलिस चौकी में अपनी मां को ढूंढता है, ढूंढने का प्रयास करता है। उसके बाद वह रेलवे पुलिस के पास भी जाता है। उसके बाद फिर वह हर जगह जाते जाते, हर पुलिस स्टेशन में जाते वह झोसी के थाने में भी पहुंच जाता है दोस्तों। उसके बाद वहाँ जो इंस्पेक्टर होते हैं वह उसकी माँ की फ़ोटो को देखते हैं और कहते हैं कि शायद एक महिला की हत्या हुई है, उसका शव हमने पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप पोस्टमार्टम हाउस चलो और वहाँ पर देख लो कि यह किसकी लाश है। उसके बाद अश्विनी उनके साथ में और उसका मामा जो व्यक्ति, तीनों व्यक्ति जो रहते हैं वो पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और पोस्टमार्टम हाउस में जैसे ही देखते हैं तो वह अश्विनी जो होता है वह वहाँ पे दहाड़े मार मार कर रो पड़ता है दोस्तों और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब यही मेरी माँ है। अब पुलिस को हत्यारे की तलाश थी दोस्तों। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो एक वीडियो में अशोक और मीनाक्षी लॉज में आते हुए दिख जाते हैं। अश्विनी से उसके पिता के बारे में अब पूछताछ की जाती है। उस फोटो में जो व्यक्ति दिखता है कैमरे में, तो वह पूछते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कि यह कौन है। तो अश्विनी स्वीकार करता है, बताता है कि यह हमारे पिताजी हैं। तो उसके बाद उसके पिता के बारे में इंस्पेक्टर साहब पूछताछ करते हैं और अश्विनी बताता है कि यह उसके पिता ही हैं, आपके पिता ही आपकी माँ के साथ अंत तक है। तो इससे यह साबित होता है कि हो सकता है कि इन्होंने ही इसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस अश्विनी को कहती है कि आप अपने पिताजी को किसी बहाने से आप यहाँ पर बुलाइए। तो उसके बाद अश्विनी किसी बहाने से अपने पिता को वहाँ पर बुलाता है। उसके बाद पुलिस उसको, अशोक को अरेस्ट कर देती है। तो पुलिस पूछताछ शुरू करती है उससे, तो वह गोलमाल जवाब देता है और पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास करता है। लेकिन पुलिस के पास कुछ सुराग तो लगे थे, तभी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। तो पुलिस उस पर अपनी पुलिसिया भाषा का इस्तेमाल करती है और सख्ती दिखाती है, तो वह टूट जाता है और वह अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि हाँ, इसे मैंने ही मारा है और मैंने इसका प्लान 4 महीने पहले ही बना लिया था। यह हमसे रोज घर में लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए मैं तंग आ गया था और मुझे इसकी हत्या करने के लिए महाकुंभ ही सही जगह लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी और कोई शक भी नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों पुलिस अशोक को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अशोक ने सोचा था कि वह पकड़ में नहीं आएगा, उसने एक बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया है, लेकिन दोस्तों यह उसकी भूल थी। हर अपराध करने वाला हर कोई यही सोचता है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई न कोई उसे गवाह या कोई न कोई सबूत मिल ही जाता है जिससे कि वह पकड़ा जाता है। दोस्तों मीनाक्षी तो चली गई, लेकिन उसके बेटे अश्विनी की आंखों में आज भी यादें हैं और हमेशा के लिए यादें बस गई थी। दोस्तों मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।